हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा महाकवि कालिदास का परिचय, उनके बारे में ज्ञान, और उसके बाद हमने देखा भास और उनकी रचनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाकवि भवभूति और उनकी रचनाएं। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, संक्षिप्त जानकारी। आइए चलते हैं, देखते हैं। महाकवि भवभूति। भवभूति के पितामह थे भट्ट गोपाल और इनके पिता थे नीलकंठ। माता का नाम था जातुकर्णी या जतुकर्णी। भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ और इनके गुरु का नाम था ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। भवभूति के अन्य नाम भी थे, जैसे कि उदुम्बर, उम्बेक, उदुम्बिकाचार्य। भवभूति का जन्म दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में हुआ था। भवभूति की अन्य उपाधियां थी, जैसे पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाग, परिणित प्रज्ञ, शिखरणिक कवि। भवभूति का गोत्र था काश्यप, यानी वो काश्यप गोत्र के थे और इनके आश्रयदाता राजा थे अन्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन। भवभूति का समय 650 से 750 की मध्य माना जाता है, अर्थात 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जा सकता है। महाकवि भवभूति गौड़ी रीति के कवि हैं। भवभूति को गौड़ी रीति का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। उन्होंने मालती माघव और महावीर चरित में गौड़ी रीति का प्रयोग किया है और उत्तर रामचरित में करुण रस प्रधान नाटक होने के कारण इसके वर्णनों में वैदर्भी रीति और वीर रस है और प्राकृतिक वर्णन में गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। अतः उत्तर रामचरितम में गौड़ी रीति तथा वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग दिखाया गया है। भवभूति का सबसे प्रिय रस है करुण। करुण रस के विषय में भवभूति के लिए एक उक्ति प्रसिद्ध है, कारुण्यम भवभूति रेव तनुते। भवभूति का करुण रस में वही स्थान है जो श्रृंगार रस में कालिदास का है। भवभूति का बहुत पसंदीदा छंद है अनुष्टुप और शिखरणी। उन्होंने अपनी रचनाओं में इन दो छंदों का अधिक प्रयोग किया है। भवभूति की शिखरणी छंद की प्रशंसा में क्षेमेंद्र जी ने कहा है, भवभूतेः शिखरणी निर्गलत तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरीव नृत्यति। ऐसी प्रशंसा क्षेमेंद्र ने भवभूति के शिखरणी छंद की है। भवभूति भगवान शिव के उपासक थे। भवभूति ने अपने नाटकों में अभितावृत्ति का प्रयोग अधिक किया है और उनकी रचनाओं में ओज गुण अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। उत्तर रामचरित में भवभूति ने अपने आप को परिणित प्रज्ञ कहा है और महावीर चरित में भी उन्होंने अपने विषय में कहा है कि वश्यवाग ही उक्तियां उन्होंने अपने लिए कही हैं। भवभूति के तीनों ही नाटकों में विदूषक का अभाव दिखाया गया है। महाकवि भवभूति के मालती माघव श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और यह 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। महावीर चरित जो 7 अंकों का है और यह वीर रस प्रधान है। उत्तर रामचरित जो 7 अंकों का है और यह करुण रस प्रधान की श्रेणी में आता है। रचना क्रम की दृष्टि से भी देखें तो सबसे पहले है मालती माघव, उसके बाद है महावीर चरित और उसके बाद है उत्तर रामचरित। मालती माघव को कवि की प्रथम कृति मानी गई है, यानी उनकी पहली रचना मालती माघव ही है। मालती माघव श्रृंगार रस प्रधान है और महावीर चरित वीर रस प्रधान। उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान है। जीवन में पहले श्रृंगार का उदय होता है, फिर वीर का और अंत में करुण रस आता है। तो आज हम लोग
भवभूति की तीनों ही नाटक महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित तीनों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले है मालती माधव। इसकी विधा है नाटक और यह प्रकरण रूपक के अंतर्गत आता है। मालती माधव में 10 अंक हैं और यह श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। इसमें रीति है गौड़ी और मालती माधव में विदूषक का अभाव दिखाया गया है। मालती माधव में भवभूति ने मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का विस्तृत वर्णन किया है। अंक के अनुसार कथा को देखी जाए तो कुछ इस प्रकार है। प्रथम अंक में माधव विदर्भ राज की मंत्री देवराज का पुत्र है और मालती पद्मावती नरेश के मंत्री भूरिवसु की पुत्री है। दोनों मंत्रियों ने पहले से यह निर्णय कर रखा था कि वे अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर देंगे। नंदन जो पद्मावती नरेश का सचिव है, इसे प्रेम करता है और राजा की सहायता से मालती से विवाह करना चाहता है। मदयंतिका नंदन की बहन और मालती की सखी है। वह माधव के मित्र मकरंद की प्रेमिका है और कि दोनों ही मंत्रियों की मित्र है और चाहती है कि मालती माधव का विवाह बिना किसी विघ्न के हो जाए। कामंदकी सन्यासिनी है और माधव पहली दृष्टि में ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। इधर मकरंद और मदयंतिका के भी प्रेम की सूचना मिलती है। द्वितीय अंक में राजा के आदेशानुसार भूरिवसु मालती का विवाह नंदन से करने को बहुत आतुर है। कामंदकी मालती को तैयार करती है और वो माधव से उसका गुप्त गंधर्व विवाह कराना चाहती है। तृतीय अंक में कामंदकी के प्रयत्न से मालती और माधव भगवान शंकर के मंदिर में मिलते हैं और वहीं पे आई हुई मदयंतिका पर शेर आक्रमण कर देता है। मकरंद उसे बचाता है और वहीं अचेत हो जाता है। चतुर्थ अंक में जब उसे होश आता है तो वह मदयंतिका को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। नंदन और मालती के विवाह का निर्णय हो गया है और मदयंतिका को बुलाया जाता है। निराश होकर माधव सिद्धि शमशान घाट का आश्रय लेता है। पंचम अंक में अघोर घट की शिष्या कपाल कुंडला बलि देने के लिए मालती को लाती है और वध स्थल पर संयोगवश वहां माधव पहुंच जाता है और वह उसे मारकर मालती को बचाता है। षष्ठम अंक में कपाल कुंडला के गुरु के वध की प्रतिज्ञा करती है। मालती और नंदन के विवाह की तैयारी होती है। षड्यंत्र योजना के तहत मालती वेशधारी मकरंद से नंदन का विवाह हो जाता है। उधर कामंदकी मालती और माधव का गंधर्व विवाह करा देती है। 7वें अंक में प्रथम रात्रि के अवसर पे मालती वेशधारी मकरंद अपने पति नंदन को खूब पीटता है और उलाहना देता है। मदयंतिका को मकरंद और अपनी वास्तविकता प्रकट करता है। दोनों मालती और माधव से मिलने उद्यान की ओर जाते हैं। अष्टम अंक में लड़की भगाने के आरोप में मकरंद को पकड़ लिया जाता है। सूचना पाकर माधव भी वहां आ जाता है और दोनों सिपाहियों को मारकर वह परास्त करता है। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर राजा उसे अभय दान देते हैं। लौटने पर वह नहीं पाता है। 9वें अंक में सौदामिनी मालती को बचा लेती है और उसे माधव से मिला देती है। अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप के पश्चात राजा की आज्ञा से मकरंद और मदयंतिका विवाह हो जाता है और कथा की सुखांत समाप्ति हो जाती है। इस तरह संक्षिप्त में हमने मालती माधव जो प्रकरण रूपक है और उसके 10 अंक हैं, इसकी हमने कथा को संक्षिप्त में जाना। अब आगे हम लोग चलते हैं महावीर चरित के प्रणेता है महाकवि भवभूति और इसकी विधा है नाटक। यह 7 अंकों का नाटक है। इसमें वीर रस प्रधान है और इसकी रीति है गौड़ी। इसमें भी विदूषक का अभाव दिखाया गया है। महावीर चरित में 7 अंकों में राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन भवभूति द्वारा दिखाया गया है। प्रथम अंक में शिव धनुष तोड़कर राम सीता से विवाह करते हैं। इस पर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो जाता है।
द्वितीय अंक में रावण का मंत्री माल्यवान राम के विरुद्ध परशुराम को उकसाता है। तृतीय अंक में राम परशुराम के वाग युद्ध और युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। चतुर्थ अंक में परशुराम पराजित होते हैं और माल्यवान के षड्यंत्र से शूर्पणखा कैकेयी की दासी मंथरा के रूप में कैकेयी का पत्र राम को देती हैं कि दशरथ के वरदान के अनुसार राम 14 वर्ष तक के लिए वनवास और भरत को राज्य मिले। पांचवें अंक में सीता हरण, जटायु रावण युद्ध, विभीषण का राम से मिलना, बालीवध और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया गया है। षष्ठम अंक में राम रावण युद्ध, रावण वध और सप्तम अंक में सीता की अग्नि परीक्षा, राम का अयोध्या आना और उनका पुनः राज्याभिषेक का वर्णन भवभूति द्वारा महावीर चरित में दिखाया गया है। आइए आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो वैसे तीनों ही हैं, पर परीक्षा की दृष्टि से जिससे प्रश्न अधिक आते हैं वह है उत्तर रामचरितम। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। उत्तर रामचरितम, इसके प्रणेता है महाकवि भवभूति और इसकी विधा है नाटक। इसमें अंक संख्या है 7 और यह करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तर रामचरितम की उपजीविता का श्रेय वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड को दिया जाता है और पद्म पुराण के पाताल खंड को। इसमें 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना दिखाई गई है। प्रथम अंक में चित्रविधि की योजना है और यह विदूषक रहित नाटक है। और तृतीय अंक में छाया अंक की योजना की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भवभूति द्वारा 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की संपूर्ण कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। कार की दृष्टि से देखा जाए तो भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं भवभूति जी के। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में सर्वाधिक अनुष्टुप और शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। भवभूति द्वारा सौरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग उत्तर रामचरितम में दिखाया गया है। उत्तर रामचरितम जो 7 अंकों का है, इसकी संपूर्ण श्लोक संख्या है 256 और इसमें कुल पात्रों की संख्या है 30। 6 पात्रों को अधिक दिखाया गया है। का वर्णन सिर्फ उल्लेख मात्र में किया गया है। उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर रामचरितम को कुछ संक्षिप्त में। पहले अंक में राम चित्रविधि में सीता से विवाह से लेकर अग्नि परीक्षा तक के चित्रों को देखते हैं और लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग कर देते हैं। द्वितीय अंक में लव और कुश का जन्म, राम का अश्वमेघ यज्ञ, लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का अश्वमेघीय अश्व का रक्षक होना और शंभूक वध का वर्णन द्वितीय अंक में दिखाया गया है। तृतीय अंक में राम का पंचवटी में फिर से आना और पहले की घटनाओं का स्मरण कर मूर्छित हो जाना। चतुर्थ अंक में वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति, जनक, कौशल्या आदि का आना होता है और बालक लव को देखते हैं। पंचम अंक में लव द्वारा जिम्बकास्त्र अस्त्र का प्रयोग और चंद्रकेतु और लव का युद्धार्थ तैयार होना दिखाया गया है। षष्ठम अंक में लव और चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध और राम का आना और युद्ध का रुकना दिखाया गया है। सप्तम अंक में वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक का अभिनय, सीता का निर्दोष साबित होना, लव और कुश और सीता के साथ राम का पुनः मिलन दिखाया गया है। तो इस तरह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं वो सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे। आज हम लोगों ने देखा महाकवि भवभूति का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। महाकवि कालिदास और भास की रचनाएं और उनका परिचय देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।